2016 में मैकेनिज्म ऑफ ऑटोफैजी इस रिसर्च के लिए इन्हें मिला था नोबेल प्राइज। तो ये ऑटोफैजी क्या होती है? ऑटो मीन्स सेल्फ और फैजी मीन्स ईटिंग। सेल्फ ईटिंग इज वर्ड टू वर्ड मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। एक सेल जो कि फंडामेंटल यूनिट है हमारी बॉडी का, उसमें जो अननेसेसरी या डिसफंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें लाइसोसोम डिपेंडेंट मैकेनिज्म से डिग्रेड करने की जो प्रोसेस है उसे ऑटोफैजी कहा जाता है। तो डैमेज सेल ऑर्गेनेलीज, सेल मेम्ब्रेन और अननेसेसरी प्रोटीन इस ऑटोफैजी की प्रोसेस से डिग्रेड होते हुए अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सोचो अगर ये ऑटोफैजी का प्रोसेस बॉडी में प्रॉपरली वर्क ना करे तो ऐसे में क्या होगा? उन अननेसेसरी और डिसफंक्शनल कंपोनेंट्स का एक्यूमुलेशन बॉडी में होता चला जाएगा। तो इस एक्यूमुलेटेड कंपोनेंट्स को ही आयुर्वेदिक ग्रंथों में आम कहा जाता है। ये आम मतलब अनडाइजेस्टेड अननेसेसरी कंपोनेंट्स होते हैं। तो इस आम को डिस्ट्रॉय करने की आयुर्वेद में जो प्रोसेस बताई है वो है लंघन थेरेपी। तो देखा जाए तो ये ऑटोफैजी और लंघन थेरेपी में बहुत सारी सिमिलैरिटीज दिखती है। एक सेल को ऑटोफैजी प्रोसेस इंड्यूस करने के लिए साइंटिस्ट ने कुछ उपाय बताए हैं, जिसमें कैलोरी रेस्ट्रिक्शन है, एक्सरसाइज है और फास्टिंग है। तो इन प्रोसेस के द्वारा, इन उपायों के द्वारा सेल सर्वाइवल मोड में जाकर ऑटोफैजी की प्रोसेस को इंड्यूस करती है, जिससे अननेसेसरी कंपोनेंट्स डिग्रेड होते जाते हैं और उनसे इसेंशियल प्रोटीन्स बनता है। वही जो लंघन थेरेपी आयुर्वेद में बताई है उसमें चरकाचार्य ने उसके 10 प्रकार बोले हैं। 10 प्रकारों में पहले 4 है चतुष्प्रकार संशुद्धि, 4 प्रकार की शोधन चिकित्साएं हैं जो कि पंचकर्म की प्रोसीजर्स है। जो भी पेशेंट्स जिनका जिनका डिसीज बहुत ही सीवियर कंडीशन में है, जिनके दोष प्रभुत प्रमाण में बड़े हैं, उन सभी पेशेंट्स को लंघन इंड्यूस करने के लिए ये चतुष्प्रकार संशुद्धि की प्रोसीजर बताई जाती है। क्योंकि ऐसे पेशेंट्स को अगर हम उपवास या पाचन चिकित्सा दे या फिर एक्सरसाइज बताए तो इन पेशेंट्स में बहुत ही सीवियर डिसीज होने की वजह से और दोष बहुत ज्यादा प्रमाण में बढ़े होने की वजह से वो उपवास और पाचन से ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है, इनमें बहुत वक्त लग जाता है। और उसके बाद जो 6 प्रकार की प्रोसीजर है वो सभी शमन चिकित्सा है। उसमें पाचन है, उसमें उपवास भी है और उसमें व्यायाम चिकित्सा भी बताई गई है। तो ये पाचन चिकित्सा है जो है वो उसके द्वारा जिन पेशेंट्स में लंघन इंड्यूस करा जाता है वो मॉडरेट डिसीज जिन पेशेंट्स में है, जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर भी नहीं है लेकिन माइल्ड कंडीशंस भी नहीं है, और वो पेशेंट्स भी उनका भी जो स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले पेशेंट्स भी नहीं है और एकदम माइल्ड भी नहीं है। तो ऐसे में उन पेशेंट्स को पाचन चिकित्सा दी जाती है जो कि मेडिसिन के द्वारा इंड्यूस करनी होती है। तो इसमें तो ये जो शोधन चिकित्सा बताई है चतुष्प्रकार संशुद्धि और ये पाचन चिकित्सा जो बताई है उन सभी में आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के द्वारा ही ट्रीटमेंट की जानी चाहिए। यही कुछ ऐसे रोग होते हैं जो कि बहुत ही माइल्ड होते हैं और उन सभी रोगों में उपवास द्वारा लंघन थेरेपी को इंड्यूस किया जाता है। तो शायद यही एक कारण है कि हमारी भारतीय संस्कृति में पीरियोडिक पीरियड के बाद फेस्टिवल्स के दिनों में उपवास करने के लिए हमारे पूर्वज हमसे कहते आए हैं, या फिर वो प्रैक्टिस हमारे यहाँ चलती रहती है, उपवास किया ही जाता है। तो जैसे अगर चतुर्थी की बात करें या एकादशी की बात करते हैं तो ऐसे दिनों में उपवास करते हैं। तो शायद उस उपवास के द्वारा लंघन इंड्यूस होगा, ऑटोफैजी इंड्यूस होगी और अपने आप ही जो एक्यूमुलेटेड कंटेंट हो गए जिससे कि धीरे धीरे जो डिसीज की उत्पत्ति होने वाली है
तो वो बॉडी के बाहर निकल जाते होंगे, वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। हमारे यहाँ उपवास करने का जो ट्रेडिशन है उसका मीनिंग ये है कि आप कुछ भी ना खाएं, या फिर आप लघु भोजन करें, या फिर आप फलाहार करें। उपवास के भी बहुत से प्रकार हैं, बट उनमें सबसे बेस्ट है कि आप कुछ भी ना खाएं। एक दिन खाना ना खाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आजकल सभी लोग, मोस्ट ऑफ द लोगों की जो जॉब्स है, जो भी कोई काम करते हैं, तो वो ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ वाले काम नहीं है। बहुत से लोगों के काम मेंटल कैपेसिटी के होते हैं, जो ऑफिस वर्क्स होते हैं। तो इन सभी जॉब्स में जो लोग हैं, वो अगर उपवास करेंगे तो उनको इसका बेनिफिट डेफिनेटली मिलता ही है। क्योंकि रेगुलरली जो उनका कैलोरी कंजम्पशन है वो ऑलरेडी उनके डेली का जो कैलोरीज का जितनी बर्न होनी चाहिए उससे वो कैलोरी कंजम्पशन उनका ज़्यादा होता है। तो ऐसे में अगर वो लोग उपवास करेंगे पीरियोडिक पीरियड में, तो उनको डेफिनेटली बेनिफिट होता ही है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ऑटोफेजी सभी प्रकार के रोगों में इंड्यूस करी जा सकती है। उनका कहना है कि सभी, कोई डिसीज, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डिसीज कोई भी हो, ऑटोफेजी से वो ठीक होता है। बट चरकाचार्य ने इसे ऐसे नहीं देखा है। चरक स्पेसिफिकली कुछ रोगों में लंघन को कॉन्ट्राइंडिकेटेड भी बोलते हैं। चरकाचार्य कहते हैं, ब्रूह्यास्तु मृदु लंघयेत, न लंघयेत ब्रूह्यान। जिन पेशेंट्स को ब्रूह्मण चिकित्सा करनी है उनमें लंघन दिया जा सकता है, मृदु लंघन दिया जा सकता है, कुछ दिनों के लिए लंघन किया जा सकता है। पर जिन पेशेंट्स को लंघन इंडिकेटेड है उनमें कभी भी ब्रूह्मण चिकित्सा नहीं करनी है। इसका मतलब यह है कि हम मृदु लंघन किसी भी पेशेंट को दे सकते हैं इनिशियली कुछ दिनों के लिए, पर एक स्टेज के बाद लंघन किसी किसी रोगों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, जिनमें मोस्टली क्षयज रोग है, वातज रोग है। अगर ज्वर की बात करें, फीवर की बात करें, तो लंघन थेरेपी इनिशियल स्टेजेस में बताई है। आदाव उपदिष्टे तु अमृते ज्वरात, ऐसे लंघन के बारे में कहा है। इनिशियल स्टेजेस में लंघन थेरेपी ज्वर जैसे रोगों में अमृत की तरह होती है, जिससे कि अग्नि वृद्धि होती है, दोषों का क्षय हो जाता है, उसमें उन पेशेंट में लघुत्व आता है, भूख निर्माण हो जाती है। तो ये लंघन कब तक उन पेशेंट्स को दिया जा सकता है? अप टू द फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ दैट पेशेंट, यानी प्राणः अविरोधिनाम, जब तक उस पेशेंट के प्राण का विरोध ना हो तब तक हम ये लंघन पेशेंट्स को दे सकते हैं, ज्वर में स्पेसिफिकली। तो कुछ ज्वरों में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड भी है, जैसे क्षयज ज्वर है, वातज ज्वर है, भय क्रोधज ज्वर है, जो भी फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस की वजह से जो ज्वर होते हैं, जो फीवर होता है, उन सभी में लंघन को कॉन्ट्राइंडिकेटेड बोला है।